नमस्कार दोस्तों। जनवरी 2025 का जो करंट का अगला टॉपिक है वो है भूगोल। और भूगोल से क्या रिलेवेंट टॉपिक है आपके लिए वो हम इल्तला कर देते हैं आपको। देखिए, इस बार के मैगजीन में ला नीनो चर्चा का विषय बना है। और ला नीनो एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। और इसका वैश्विक और भारतीय दोनों स्तरों पे इसका बड़े प्रभाव देखे जाते हैं। और इसी का एक और जलधारा है जिसे एल नीनो कहते हैं, वो एक गर्म जलधारा है। वो भी वैश्विक स्तर पे और भारतीय मानसून पे प्रभाव डालते हैं। तो जब एल नीनो का प्रभाव होगा तो उसके जस्ट उल्टा प्रभाव लालिनो का पड़ेगा, और लालिनो का जब प्रभाव होगा तो जस्ट उसका उल्टा एल नीनो का होगा। अगर आप एल नीनो पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा एल नीनो पे एक वीडियो है। आप चाहें तो एल नीनो का भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ते हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ला नीनो जो है अभी चर्चा का विषय बना। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो वैश्विक ला नीनो के बारे में यह जानकारी है कि यह प्रशांत महासागर का एक ठंडा चरण है। प्रशांत महासागर में जो पेरू का तट है वहां पे उत्पत्ति होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बेसिक जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब ये जो एरिया है ये आपका पेरू का तट वाला एरिया है, और ये पैसिफिक ओशियन है, और ये भी पैसिफिक ओशियन है। एल नीनो भी जन्म लेगा तो गर्म जलधारा ऐसे चल के एकदम केप न्यूयॉर्क होते हुए ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पहुंच जाएगा। और ला नीनो भी जन्म लेगा तो जस्ट उसका उल्टा वो प्रभाव डालेगा, वो भी इसी तरीके से यहाँ पहुंचेगा। और दोनों का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इसलिए प्रभाव पड़ेगा कि ला नीनो ठंडी है और एल नीनो गर्म जलधारा है। और एल नीनो का भारतीय मानसून पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बेसिक जानकारी के लिए कि भाई पैसिफिक ओशियन में कहाँ ये उत्पत्ति होती है, वो केवल आपको ध्यान में दिलाने के लिए हमने ये आपको बता दिया है। खैर, तो देखिए कि वैश्विक प्रभाव क्या है ला नीनो का। तो ये अटलांटिक महासागर पर तूफानों में वृद्धि डालता है, अफ्रीका और पश्चिमी अमेरिका में सूखा, और दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती हुई वर्षा। ये ला नीनो का प्रभाव है, वैश्विक प्रभाव। अब वही एल नीनो होता तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता, ठीक है। भारत पे प्रभाव देख लो। सामान्य से अधिक मानसून, जब भी ला नीनो की स्थिति देखी जाएगी तो भारतीय मानसून पे बहुत बेहतर प्रभाव पड़ेगा। वही एल नीनो का प्रभाव देखा जाएगा तो भारतीय मानसून पे सूखा की स्थिति देखी जाएगी, ठीक है। अब दूसरा प्रभाव ला नीनो का है, उत्तर भारत में सर्दियां कम होंगी और गर्मियों में ठंडक रहेगी। हवा की गति बढ़ेगी जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। तो इसलिए ला नीनो का एक बहुत सकारात्मक प्रभाव भारतीय मानसून पे पड़ता है और वैश्विक मानसून पे पड़ता है। वहीं एल नीनो चूंकि एक गर्म जलधारा है तो एकदम विपरीत प्रभाव डालेगा, ये भारतीय मानसून में सूखा की स्थिति ला देगा, ठीक है। अब देखिए एल नीनो का वैश्विक प्रभाव क्या है। दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में भारी वर्षा कराएगा, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भयंकर सूखा कराएगा, गर्म और समुद्री जल के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान डालेगा। तो एल नीनो का इन लोग के लिए थोड़ा बहुत बेहतर प्रभाव है, लेकिन इस एरिया के लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव है। भारत में देखिए सामान्य से कम मानसूनी वर्षा होगी, यानी कि ये सूखे का कारण बन सकता है नीनो भारतीय मानसून पे। गर्मियों में तीव्र गर्मी की लहरें और लंबे समय तक सूखा हो सकता है, कृषि उत्पादन में कमी और पानी कमी, यानी टोटली एल नीनो का बहुत बुरा प्रभाव भारतीय मानसून पे पड़ेगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी नियर अबाउट यही बात है ना। अब आप इसको समझने का, अब इसमें हम पूरा ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम आपको मैं यहाँ पे एल नीनो ला नीनो पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि एल नीनो पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको संदर्भित कर दिया कि इसमें एल नीनो कैसी जलधारा है, ला नीनो कैसी जलधारा है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, इतनी जानकारी रखिए।
और साथ ही एक और टर्म आया है कि ट्रिपल डीप लानिनो के बारे में। ठीक है, थोड़ी विशेष जानकारी के लिए आप जा सकते हैं, मेरा एक वीडियो है एल नीनो पे। ट्रिपल डीप ला नीनो क्या है, तो आप देख लो कि जब ला नीनो की स्थिति लगातार 3 वर्षों तक बनी रहती है तो उसे ट्रिपल डीप ला नीनो कह सकते हैं। ठीक है, और इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, अफ्रीका और पश्चिमी अमेरिका में लंबे समय तक सूखा आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक तूफान में चक्रवाती गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। वैश्विक कृषि और समुद्री प्रणालियों में लंबे समय तक व्यवधान हो सकता है। बहुत वैश्विक प्रभाव में बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत पर प्रभाव क्या मिलेगा, लगातार सामान्य से अधिक वर्षा होगी, है ना। लगातार सामान्य से अधिक वर्षा होने लगे तो ये भी एक दिक्कत की बात है। उत्तर भारत में ठंडी और सर्दियां बढ़ सकती हैं और मजबूत मानसून के कारण कृषि उपज में वृद्धि हो सकती है। तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी। ला नीनो का ले देके भारतीय मानसून पे बेहतर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और एल नीनो का जस्ट विपरीत बुरा प्रभाव पड़ता है। एल नीनो पे मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। चक्रवात चीडो। अब चक्रवात जो चीडो है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की हवाओं वाला एक सुपर चक्रवात हिंद महासागर में एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र मायोट से टकराया, जिससे अभूतपूर्व विनाश हुआ। अब देखिए मायोट की स्थिति देख लीजिए कहाँ है। ये मेडागास्कर है हिंद महासागर के अंदर, आप देखेंगे अफ्रीकन कंटिनेंट है, जस्ट इसके ऊपर इंडिया यहाँ पे है और ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में आप मेडागास्कर के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, मायोट, ये पोजीशन आप ये वाला एरिया देख रहे हैं मायोट है। यहाँ पे आके चीडो जो चक्रवात है वो टकराया है। ठीक है, इसका ज्योग्राफिकल स्टेटस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ताकि आपको ज्योग्राफिकली वो समझ में आए। ठीक है, और देखेंगे इसका वर्गीकरण जो किया गया है चक्रवात चीडो के बारे में जो जानकारी दी गई है कि उत्पत्ति हिंद महासागर के गर्म पानी पर विकसित समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण तेजी से तीव्र हो रहा है। वर्गीकरण में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की निरंतर हवा की गति और 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की हवा के झोंके वाला एक सुपर चक्रवात है। देखिए चक्रवात नॉर्मल है कि सुपर है, उसका भी एक मेजरमेंट होता है, और सुपर चक्रवात की जो मानदंड है वो ये है कि हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक निरंतर रहती है तो उसे आप सुपर चक्रवात कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आइलैंड है इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी दी गई है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या जानकारी है मायोट के बारे में, तो स्थान अभी आपने देखा हिंद महासागर में उत्तर पश्चिम मेडागास्कर, उत्तर और पश्चिम मेडागास्कर और उत्तर पूर्वी मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक का क्षेत्र है। मोजाम्बिक के बीच मोजाम्बिक चैनल में स्थित ये पूरा जो देख रहे हैं एरिया मोजाम्बिक चैनल का एरिया है में स्थित है, और राजधानी इसका मामुदोजो मुख्य द्वीप ग्रांडे टेरे पर स्थित है। तो इतनी जानकारी फ्रांस के नियंत्रण में आता है, प्रशासनिक नियंत्रण में, इतनी जानकारी आपको ले दे के होना चाहिए। ठीक है, मायोट के बारे में। तो इससे एक तो चीडो चक्रवात के बारे में पता चला, सबसे बढ़िया बात ये पता चली कि मायोटे जो अगर पूछ दे कि आइलैंड ये किस महासागर में है तो आप हिंद महासागर उत्तर ले सकते हैं। मालदोवा, आप मालदोवा को देख सकते हैं। देखिए पूरी हम मैप पे भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन फ्रांस यूक्रेन, रोमानिया, रशिया इत्यादि देशों को आप देखे होंगे। अभी देखेंगे ये एक देश है मोल्डोवा जो यूक्रेन और रोमानिया से घिरा हुआ है, और इस दो देशों से इसका बाउंड्री लगता है। और ये सबसे अच्छी बात तो नहीं है मोल्डोवा के लिए, लेकिन फिर भी ये स्थलबद्ध कंट्री है, जानकारी के लिए आपको रखना चाहिए। देखिए यूक्रेन पूरे इस एरिया यहाँ से लेके ये पूरा एरिया यूक्रेन से घिरा हुआ है मोल्डोवा, और इधर पूरा आप देख रहे हो पूरा इधर तक, पूरा इधर से आप इधर देख लो रोमानिया से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर पूरा आपका यूक्रेन, इधर पूरा आपका रोमानिया, और ये रहा मोल्डोवा। इसलिए मैंने कहा कि यह एक स्थलबद्ध कंट्री है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। फिर भी मोल्डोवा चर्चा में क्यों रहा, तो आपको याद होगा कि जब रसिया और यूक्रेन से मामला बना, माने जो युद्ध हुआ, तो उसमें कई भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की तैयारी के लिए इत्यादि कारणों से वहाँ पे गए हुए थे, उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। उसमें काफ़ी हेल्प मोल्डोवा ने किया था,
उसी के लिए ये थोड़ा चर्चा है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के ऑपरेशन गंगा के दौरान मोल्दोवा के महत्वपूर्ण समर्थक के लिए आभार व्यक्त किया गया है, जिससे फरवरी 2022 में यूक्रेन में फंसे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद किया था। मोल्दोवा के बारे में जानकारी रख लो। राजधानी चिसिनाउ है, पड़ोसी इसके रोमानिया और यूक्रेन, पश्चिम से रोमानिया और उत्तर पूर्व दक्षिण से यूक्रेन, पूरा उत्तर पूर्व और दक्षिण ये तीनों ओर से ये यूक्रेन से घिरा है और पश्चिम में ये रोमानिया से घिरा हुआ है। यूरोप संघ की, यूरोपियन यूनियन जो है की स्थिति में अगर देखा जाए, ये बहुत अहम भूमिका वहाँ निभाता है। ये जो संघ है मोल्दोवा यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2022 तक यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा रखता था। ठीक है। ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र के बारे में अगर थोड़ा सा, इसका ट्रांसनिस्ट्रियन क्षेत्र का मतलब यह है कि डेनिस्टर नदी के पार मोल्दोवा की पूर्वी सीमा पर एक अलग क्षेत्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ये फिर आप उतना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इतनी जानकारी काफ़ी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपको पीटी के लिए, एग्जाम के लिए ये जानकारी जरूरी है कि मोल्दोवा कहाँ है, स्थलबद्ध देश है, किन देशों से इसकी सीमा रेखा लगती है, किन देशों से नहीं लगती है। तो अगर दो देशों की आइडिया है कि भाई ये रोमानिया और यूक्रेन से लगा हुआ है, तो उसमें से निम्न में से मोल्दोवा की किस देश से सीमा नहीं लगती है या लगती है, ऐसा अगर आता है तो आप सवाल आराम से बना सकते हैं। थोड़ा अगर भौगोलिक विशेषताओं में खासकर नदी में इनका डेनिस्टर नदी ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी आपको विशेष जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी पालन को आप स्किप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगला जो टॉपिक है वो पर्यावरण है। ठीक है। यानी कि जो चौथा टॉपिक है हम पर्यावरण को लेके आएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।